बैठ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बैठ जाइए। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? प्लैंक में, जहां पे प्लैंक स्लाइड कर गया था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। अभी क्वेश्चंस ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देखिए जो क्वेश्चन है, एक बात ध्यान देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा एक पर्सन और बढ़ा दिया हमने। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। ओके, यानी पूरा सब चीजें रुकी हुई है। आपके पास एक बोट है,
बोट रुका हुआ है, उसमें दो पर्सन है ए और बी, है ना, वो दोनों अलग अलग एंड्स पर हैं, और इन दोनों एंड्स के बीच का अगर हम आपको सेपरेशन बताएं तो यहां से ये एल डिस्टेंस पर है दोनों। कितने डिस्टेंस पर है? तो बोट की लेंथ मान लीजिए एल है ये, ठीक है। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है, तो लिखो फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, find out the displacement of boat when A and B interchange their position. When A and B interchange their position. A and B interchange their position. ब्रैकेट में लिखिए, there is no any force on the boat, there is no any force on the boat tangential to its movement, tangential to its movement, ठीक है। तो देखिए जो बोट है और ये सिस्टम रुका हुआ है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करना है पता है। फर्स्ट स्टेप ये पता करो कि सिस्टम का यूसीएम कितना है, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है। यूसीएम 0 है क्या? क्योंकि ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, तीनों रुके हुए हैं, यानी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है एट दिस मोमेंट इट इज एट रेस्ट, तो यूसीएम 0। ध्यान से समझना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। नाउ सेकंड पॉइंट, इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस बताओ। नहीं, mg वर्टिकल में है, 2 mg वर्टिकल में है, 4 mg वर्टिकल में है, और एक बाइंड फोर्स है वो भी वर्टिकल में है। कौन सा फोर्स? बाइंड फोर्स, ऊपर की तरफ, जिसने इसको होल्ड किया हुआ है। अच्छा, जब ये ऐसे चल रहा है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब मूवमेंट जब होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग टेंजेंशियली कोई फोर्स नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल फ्लूइड में बात करें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत विस्कस फोर्सेस लगते हो, अभी हमने विस्कोसिटी नहीं पढ़ी है, बात समझ गए। और ये जो सरफेस है यहाँ पर, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कोई उस पर फोर्स नहीं रहेगा उसके मूवमेंट के अलोंग, वर्टिकल में है। तो मुझे बताइए नेट फोर्स किधर है? वर्टिकल में बाइंड फोर्स, और ऊपर से कितना? m 2m 4m, है ना। तो इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है इस पर वर्टिकल में फोर्स है। तो अगर हम बहुत कैजुअली भी सोचें तो ठीक है, वर्टिकल में फोर्स है तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में एक्सिलरेट कर जाए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस समय पर वो जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है? बाइंड फोर्स ने किसको बैलेंस किया हुआ है? तो आपका जो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, और अगर हम वर्टिकल में भी देखें तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल कैसे देख रहे हो? पहले पूरी बात सोचो, इस पर्सन के पैर और बोट के बीच में जो भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, वो इंटरनल है। इस पर्सन के पैर पर और बोट पर जो फोर्स है, फ्रिक्शन और नॉर्मल, वो भी इंटरनल है। याद रखना, इंडिविजुअली वो एक्सटर्नल है। पर्सन के लिए एक्सटर्नल है, बोट के लिए एक्सटर्नल है, और सिस्टम के लिए इंटरनल है। समझ आई बात? तो जब मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स देखता हूं तो मुझे सिर्फ बाइंड फोर्स और ऊपर से नीचे 7 mg दिखाई देता है, और वो भी बैलेंस है, वो भी बैलेंस है। तो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। तो इवन मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली अगर देखूं तो मैं कह रहा हूं सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। अब मुझे बताइए, किसी की इनिशियल वेलोसिटी भी ना हो और एक्सेलरेशन भी 0 हो, क्या आप उसको चला सकते हो? दैट मीन्स यू हैव डेल्टा एक्सियम 0। ये लीजिए, तो हमें तो पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद शुरुआत होती है एजम्पशंस लेने की। क्या लेने की? तो आपकी मर्जी पड़े, जैसे मान लो कि बोट किधर गया है,
ठीक है, आप मुझे बताओ कैसे माने। मैंने मान लिया, चलो मैं मान लेता हूं, क्योंकि वो दो आंसर आएंगे फिर हमें डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, तो मैं ही मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि बोट मेरा राइट में शिफ्ट हो गया जब ए और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है तब। तो मैंने बोट को चला दिया। मुझे ये बात पता है ये सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए सेंटर ऑफ मास नहीं चलना चाहिए, यही बात है ना। तो ये लो, ये बोट यहां से शिफ्ट करके यहां आप ला चुके हो। तो ये पर्सन यहां आ चुका है, ये पर्सन यहां आ चुका है, तो ये पर्सन ए यहां पे आया है जिसका मास m है, और जिसका मास 2m है वो इधर आ गया है। ओके, अच्छा मुझे बताइए आपको ये किस फ्रेम से पता चला है? ग्राउंड फ्रेम से। तो सारा एनालिसिस ग्राउंड के फ्रेम में होगा। अगर कोई आपसे कहे ना कि m का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू बोट l है, 2m का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू बोट l है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हमें ये डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड पे लाने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए ये m है ना, तो m यहां से, तो पहले मैंने माना कि मेरा बोट x आगे चला गया, ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? बोट का। तो एक बार बताइए ये पर्सन और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी तो l है ही, तो ये x चला और ये l चला, तो ग्राउंड फ्रेम में कितना चला? l प्लस x, डायरेक्शन राइट एज पर द एजम्पशन। ओके, ये 2m जो है 2m वो यहां से, तो ये कितना है? l है ना, लेकिन ये बोट भी आगे कितना शिफ्ट हो गया है? x, तो ये यहां से इधर आया है l माइनस x। यस और नो? दिखता है सबको? यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन ही खत्म हो गया। डेल्टा एक्सीएम 0, दैट मीन्स m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन टोटल मास, क्या कहते हो? एंड दैट इज इक्वल टू 0। एक एक स्टेप बहुत आराम से सुनना, क्लियर है क्या? तो यहां पर हमारे पास जो सिस्टम है उसका x डेल्टा एक्सीएम 0 है, तो योर फॉर्मूला वुड बी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0। चलिए, तो अब मुझे ये बताओ कि इनमें मेरे पास सारे डायरेक्शन के साथ हैं, तो कोई एक डायरेक्शन प्लस मान लेते हैं। तो ऐसा करते हैं राइट वर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। तो मेरा जो बोट है 4m है ना, बोट कितना आगे गया? x, तो 4m मल्टीप्लाई बाई प्लस x, प्लस आपका जो m है पर्सन कितना आगे गया? वो l प्लस x, दैट इज l प्लस x, प्लस अगला पर्सन का मास है 2m, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट पीछे दिखाया हुआ है l माइनस x, तो माइनस ऑफ l माइनस x, दैट इज इक्वल टू 0। यस और नो? यहां से सॉल्व करते हैं, दैट इज 4x प्लस l प्लस x माइनस 2l प्लस 2x इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट 7x इक्वल्स टू l, 7x इक्वल्स टू l, कंफर्म? x इक्वल टू कितना? l बाय 7। तो दिस इज, क्या हमारा एजम्पशन सही है? एजम्पशन सही है, मतलब जिधर माना है उधर ही आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाता ना तो हम कहते हैं हमने जिधर माना है उसके ऑपोजिट चला गया है। बात समझ में आई? तो ये मैंने डिस्प्लेस कर दिया। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? बोट, ये बोट का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि पर्सन ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए किधर गया? राइट में, कितना? तो इसका डिस्प्लेसमेंट है l प्लस l बाई 7, पर्सन ए का। और पर्सन बी वो पीछे गया है कितना? l माइनस x, तो वो गया है लेफ्ट साइड में, दैट इज l माइनस l बाय 7। समझ में आया कि नहीं? इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बोट पे फ्रिक्शन फोर्स है, उससे बोट और पैर के बीच में फ्रिक्शन है ना। हाँ, अगर जैसे मैं उस पे ऐसे करूंगा ना, यूं पीछे करूंगा। अच्छा तुम सिंपल एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ना एक बर्फ का टुकड़ा रख लो और जमीन बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, तुम ऐसे पैर पीछे करोगे तो बर्फ का टुकड़ा पीछे नहीं जाएगा?
तो यहाँ पे स्मूथ होने की वजह से, स्मूथ का मतलब यहाँ पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होने की वजह से इसको, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अच्छा, इंडिविजुअली तो समझ में आ रहा है ना कि फ्रिक्शन जो है वो इनको चलाने का काम कर रहा है। ओके, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर L-x नहीं आया। नोट भी करते जाओ और देखते भी जाओ। देखो, जब समझा रहे होते हैं तो आपका फोकस बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक बार डायग्राम पूरा बन जाता है। इधर देखो, ये बोट इधर चला गया x, और आपका 2m पहले यहां था, है ना, ये लोकेशन जो है वो यहां थी, तो ये इसको मैंने पहले यहां खींच दिया, तो मैंने कहा मेरा बोट कितना पीछे गया, तो बोट का ये वाला पॉइंट पीछे चला गया कितना, x, क्योंकि पूरा बोट ही x गया है। और ये पर्सन अब यहां मिल रहा है आपको, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, l, और उसमें से ये x डिस्टेंस इधर चला गया, तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी अपने इनिशियल लोकेशन से, L माइनस x। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बोट और नॉट। नहीं, मैंने क्या बोला, सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है। हो सकता है चलते वक्त बोट के पास कोई वेलोसिटी हो, इनके पास कुछ वेलोसिटी हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है। ऐसे मिस इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो किसी चीज को? ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक डिफरेंट चीज है। तो पहले आपने इनिशियल वेलोसिटी सबकी जीरो थी, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो मिली क्योंकि सब रुके हुए थे। लेकिन जब ये चलना शुरू हुए तब भी सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। यही तो इस चैप्टर की खास बात है। किसका सेंटर ऑफ मास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। जस्ट नीचे का मतलब आप ये देख रहे हो, मान लो आपने सेंटर ऑफ मास यहां लोकेट कर दिया, तो इनके इंटरचेंज करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हाँ हाँ हाँ, तो भी क्या, हर समय पर, हाँ, इवन वो आधा रास्ता चल गए होंगे ना, आधा चल गए होंगे, तब भी सेंटर, इवन थ्रू आउट द एंड, हाँ, वो रेशियो में चलेंगे और इस तरह से चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या रहे। देखो, एक मिनट सुनो, चलना उनकी मर्जी है कि वो कैसे चले, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे उनकी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था और एक्सटर्नल फोर्स, वो चाहे कि, मान लो ए चाहे कि मैं थोड़ा चल लेता हूं, रुक जाता हूं, बी सोचे कि मैं थोड़ी देर बाद चलूंगा, पहले ए को आ जाने दो, तो वो सिस्टम ऐसे ऐसे करता रहेगा। फाइनल सिचुएशन जो दिखा रहा हूं ये फिर वापस यही सेट होगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को अपनी जगह पे ही रहना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस बदल जाती, बट आपका x की वैल्यू -L/7 आ जाता। करके देखना। हाँ, ACM अगर जीरो नहीं होता तो क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट करता, फिर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो सकता था। तो इधर देखिए, फिर यहाँ पे जीरो मैं नहीं लिख सकता हूं, फिर मुझे यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी उसकी। यस और नो? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आंसर बताऊंगा। इसमें लिखो, इनिशियली सिस्टम रुका हुआ था, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका। ठीक है, लिखो, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब यही कंडीशन है, इतना तो समझते हो ना। लिखो, देखो, स्टूडेंट ए एंड बी, स्टूडेंट ए एंड बी, student A and B comes in the middle of the boat, to discuss a problem of center of mass. Student A and B comes in the middle of the boat to discuss a problem of center of mass. Then find out the displacement of
then find out the displacement of boat up to this instant, up to this instant. देखिए ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक COM रेस्ट में होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट नहीं करेगा, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सिलरेट भी नहीं था इसलिए 0 रहा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर जाएगा, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ वो क्वेश्चन सेम है यार, क्वेश्चन इज द सेम, बस उसमें हमने उन दोनों को कहा इंटरचेंज कराने की बजाय मिडल पे बुलाया उनको कि भाई डिस्कशन कर लो आपस में, कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। अब इधर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक मेरे पास बलून है, इधर देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग, हर तरीके की वैरायटी आएगी आपके पास। ये बलून का मास कैपिटल M है और यहां पर एक मंकी है, ठीक है। अभी मंकी इसको होल्ड करके है और ये डिस्टेंस L0 है, ठीक है। बलून समझते हो ना, उड़ने वाला बलून, तो एक बलून उड़ रहा है ना, और मंकी उसको होल्ड करके जा रहा है सीधा। ये पूरा सिस्टम U0 कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, U0 कांस्टेंट वेलोसिटी। याद रखना, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉब्लम्स। तो ये U0 कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, इसने होल्ड किया हुआ है, कितना नीचे है वो, L0 नीचे है, ठीक है। थ्रेड पर थ्रेड लाइट है आपका। ये जो मंकी है उसका मास स्मॉल m दिया हुआ है और जो बलून है उसका मास कैपिटल M। क्वेश्चन लिखिए, ये डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये पूरा सिस्टम इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, दैट वेलोसिटी इज U0 एंड मंकी है और एक बलून है। ठीक है, तो जो मंकी है, और ये अभी मंकी कुछ नहीं कर रहा है, उसको बस होल्ड करके पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, U0। अब लिखिए एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 monkey starts climbing, monkey starts climbing and monkey starts climbing and at t equals to t0, at t equals to t0, t0 समझ रहे हो, at t equals to t0 monkey reaches to balloon, मतलब वो चलना शुरू कर रहा है और कितने टाइम पे पहुंच रहा है, at t equals to t0 monkey reaches to balloon, मतलब वो यहां पहुंच गया, चढ़ते चढ़ते यहां पहुंच गया, ठीक है। तो लिखो then find out the displacement of, then find out the displacement of balloon, then find out the displacement of balloon and monkey in this interval of time, monkey in this interval of time, ओके। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोलता हूं वो आप लोग मिस करोगे, और आप देखना मैं सबसे पहले UCM चेक करता हूं। हाउ मच इज द UCM, U0 ही है क्या, लेकिन ध्यान रखना UCM पूछ रहा हूं सिस्टम का। तो कैसे निकाला आपने, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये भी U0 से ऊपर, ये भी U0 से ऊपर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कैपिटल M U0 प्लस स्मॉल m U0 अपॉन कैपिटल M प्लस, then what is the velocity of center of mass, that is capital M U0। हाँ मुझे पता है लेकिन मैं लिखूंगा ऐसे, small m U0 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, that is U0। इस समय पर है ना t इक्वल टू 0 पे, ओके।
अच्छा एक बात बताओ, जब ये ऐसे होल्ड करके जा रहा था, कितने लोगों को ये बात समझ में आता है कि पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? इसका मतलब है कि बलून पे भी नेट फोर्स जीरो है और मंकी पे भी। अगर हम इस सिस्टम पे बात करें तो सिस्टम पे भी जीरो है, क्योंकि अगर इस पे इंडिविजुअली जीरो है और इस पे भी इंडिविजुअली जीरो है तो सिस्टम पे भी जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, ये एविडेंस बता रहा है कि सिस्टम का नेट फोर्स जीरो है ना। अच्छा, इस पे कौन कौन से फोर्स है पता है? एक बाइंड फोर्स, एक इस पे टेंशन लग रहा है नीचे, और mg। इस मंकी के हाथ पे लग रहा है फ्रिक्शन, हाथ पे लग रहा है फ्रिक्शन, तो वो एक मिनट, वो जो फ्रिक्शन है ना वो टेंशन के बराबर है। तो हाथ पे तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, अगर मान लो वो थ्रेड को नीचे दबाता है तो हाथ पे फोर्स ऊपर, समझ रहे हो? और जितना फोर्स उसने लगाया उतना ही टेंशन डेवलप होगा, ऊपर टेंशन नीचे। क्या ये दोनों कैंसिल आउट है? तो अगर मैं इनका इंडिविजुअल एफबीडी बनाता हूं तो बलून पे mg टेंशन और बाइंड फोर्स ये बैलेंस करेंगे, और इसके ऊपर फ्रिक्शन और mg, और वो फ्रिक्शन टेंशन के बराबर ही है। यस और नो? डाउट है क्या कुछ? हाँ बोलो। बाइंड फोर्स देखो, अभी आपको उसकी वैल्यू नहीं जाननी है, बट कभी आपने सुना हो कि बाइंड फोर्स वर्टिकली अपवर्ड? नहीं, उसमें भी लगता है, एयर में भी। आपने बलून नहीं देखा है जो उड़ता है, उड़ने वाला बलून नहीं देखा है? वो वही चीज है ये। हाँ, एयर एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, जब तक नहीं कहा जाए उसको नेग्लिजिबल करना। लिख लो, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। लिख लो, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन को हम जानबूझ के अटकाएंगे नहीं, सॉल्व कर लेंगे उसको, है ना। अच्छा ये बताओ, अभी तक की बात समझ में आ रही है? नेट फोर्स जीरो है क्या? अच्छा, अब जब ये मंकी चढ़ना शुरू करेगा तो वो हो सकता है यहाँ पे टेंशन वगैरह चेंज होगा। यस और नो? आपका ये जो है हो सकता है एक्सेलरेट करेगा, फोर्सेस चेंज होंगे। ये भी हो सकता है एक्सेलरेट करेगा, लेकिन सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो जो टेंशन है वो तो इंटरनल है। तो चढ़ते वक्त अगर टेंशन में कुछ चेंजेस आया भी है तो सिस्टम इंडिविजुअली एक्सेलरेट हो गए होंगे, दोनों इंडिविजुअली दोनों एक्सेलरेट हो गए होंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स चेक करें तो वो टी और वो एफ, तो टी, आप तो टी बोल दो, ये टी और ये टी क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। हालांकि ये फ्रिक्शन है और ये टेंशन है, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है? तो एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी है बाइंड फोर्स mg और mg। यस और नो? तो क्या इनका वेक्टर सम अभी भी जीरो है? तो सिंपल सी बात हो गई कि मेरा जो सिस्टम है उस पर एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम पर, तो उसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है। अब याद रखना, पिछले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास चल नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी। लेकिन इस बार एक्सीलरेशन तो जीरो है सेंटर ऑफ मास का, लेकिन इट हैव सम वेलोसिटी। तो अगर इसके पास कोई वेलोसिटी है तो फिर सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी यू नॉट कांस्टेंट रहेगी। तो क्योंकि एसीएम जीरो है, ये बताता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, बस क्वेश्चन हो गया, थॉट यहीं तक है। अब आपको क्या करना है? आपने कहा कि मंकी पहुंच गया कहां तक? बलून तक। तो ये बलून कुछ ऊपर चला गया, तो बलून कितना ऊपर गया? मान लेते हैं कि ये कुछ y ऊपर चला गया, है ना। तो मंकी यहां था ना पहले, और अब मंकी यहां पहुंच चुका है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, तब स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो एक ही क्वेश्चन को तुम लोग दो बार तीन बार करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये y है, कहां से? बलून का ये वाला एंड y ऊपर गया, और मंकी यहां पर लोकेटेड है, तो मंकी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में L0 प्लस y। ओके, तो क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास इंडिविजुअली? एक का y, एक का L0 प्लस y। तो अब आप क्या लिख रहे हो? डेल्टा YCM। डेल्टा YCM इज m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 अपॉन
तो पिछले दोनों क्वेश्चन में आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? दैट इज यू नॉट इंटू टी नॉट, क्योंकि यू नॉट उसकी वेलोसिटी है और उसका इंटरवल ऑफ टाइम है टी नॉट माइनस 0, तो टी नॉट टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट लेगा, एंड दैट इज इक्वल टू m1y1। तो ये लिखिए, ये कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम वाई प्लस स्मॉल एम एल प्लस वाई, एल नॉट प्लस वाई अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये लीजिए वाई आ गया। तो बलून कितना ऊपर गया और मंकी वो वाई के आने से सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज योर हाउ मच, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू नॉट टी नॉट, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वाई प्लस स्मॉल एम एल नॉट। ऑन सॉल्विंग आपके पास y आएगा, एक स्टेप और लिखूं क्या, y इंटू, तो ये आएगा मेरे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m यू नॉट टी नॉट माइनस m एल नॉट। पहले बताओ समझ में आ रहा है? तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून इज हाउ मच, यू नॉट टी नॉट माइनस m एल नॉट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। समझ में आया कि नहीं? ओके ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? बलून का। तो मंकी का कितना, हाउ मच ऑफ द मंकी, एल प्लस एल नॉट प्लस वाई। ये वाई आ गया, इसको यहां रख देना वाई की जगह पे, आपको क्या मिल जाएगा, मंकी का डिस्प्लेसमेंट। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो कैसे उसको डील कर रहे हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं करेगा, लेकिन अगर कर रहा है तो आप देखो। हाँ देखो, इसका जो कहना है ये फ्रेम बदल रहा है, तो ये कह रहा है कि मैं एक फ्रेम लेके सॉल्व कर लेता हूं, तो वो फ्रेम इनर्शियल है क्या, तो फिर कोई स्यूडो फोर्स लगाने की नीड, लेकिन वहां से जब सॉल्व करोगे तो वो उसका ग्राउंड फ्रेम में आएगा भी नहीं, वो कहां से आएगा, उस फ्रेम से आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट इट विल बी समथिंग मतलब डिफिकल्ट, थोड़ा सा कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर सकते हैं। और उस फ्रेम से क्या होगा, बलून नीचे आएगा, मंकी ऊपर जाएगा, उस फ्रेम से बलून नीचे आएगा और मंकी ऊपर जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, अगर आप इसको सेम वेलोसिटी से चलने वाले फ्रेम से एनालाइज करते हैं तो, ठीक है। बट मेरा सजेशन है, ग्राउंड से दिख रहा है तो उसको ग्राउंड से ही चलने दो। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेल्टा वाईसीएम की जगह यू नॉट इंटू टी नॉट क्यों लिखा है? एक बार बताइए, डेल्टा वाईसीएम क्या है, आप बताओगे मुझे? किसका डिस्प्लेसमेंट है? सेंटर ऑफ मास का है बेटा। किसका है? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है और उसको कितने टाइम की बात हो रही है, आ गया समझ में? नोट करिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हल्का नहीं तो उसका कैपिटल एम भी तो आता कुछ, उसका मास भी तो कुछ एम डैश लेना पड़ता, सेंटर ऑफ मास में तो उसका रोल आएगा ना, समझ रहे हो? स्ट्रिंग लाइट क्यों लिया? अगर स्ट्रिंग हैवी होती तो इस सिस्टम के मासेस में सिर्फ एक ही होता या और भी होते, फिर वो जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग है उसका मास भी इंक्लूड होता सिस्टम में। चले आगे, नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यहां सोच रहे होते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है जो ऊपर लिखा है, लेकिन बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या, आपको पता ही नहीं। तो पहला काम इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा सा चेक कर लो और देखो एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है, कम से कम एक बार एक्सटर्नल फोर्स चेक कर लो ताकि ये पता चल जाए कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम,
इसमें y रख के सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए हमारे पास ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ओके। वहां पर आपके पास एक 6m मास का बॉम्ब है, इट इज एट रेस्ट, ओके। और यहां पर मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक 6m मास का जो बॉम्ब है वो रेस्ट पर है इनिशियली, ओके। ओके, तो एक 6m मास है हमारे पास। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर मंकी का mg कैसे बैलेंस है, तो मंकी के हाथ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा थ्रेड के थ्रू वो उसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, वो टेंशन के बराबर होगा, वो फोर्स टेंशन के बराबर होगा भाई। अब ये मंकी है, मंकी ने थ्रेड पकड़ा हुआ है, तो मंकी थ्रेड को नीचे दबाएगा तो मंकी के हाथ पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। मान लीजिए कि वो F है, तो अब थ्रेड का FBD बनाओगे तो थ्रेड पे लगा F नीचे, क्योंकि मंकी के हाथ पे ऊपर। अब यहां से काटोगे तो आपको पता है इसमें टेंशन आपने मान लिया T। अब क्या ये मासलेस थ्रेड है, मासलेस थ्रेड की प्रॉपर्टी होती है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो T इक्वल्स टू, अब कोई चाहे तो T लिख दे यहाँ पे, समझे कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में T लग रहा है कि नहीं, एक्चुअल में F लग रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखो, द बॉम्ब इज एट रेस्ट, द बॉम्ब इज एट रेस्ट and it explodes into three fragments, and it explodes into three fragments ABC of mass m, 2m and 3m. of mass m, 2m and 3m respectively, ठीक है। 3 फ्रैगमेंट में टूट गया ये। आगे लिखो, मास 3m have velocity, mass 3m have velocity v naught I cap। तो 3m की वेलोसिटी कितनी दे दिया मैंने, v naught I cap, and mass 2m and mass 2m have velocity 3 v naught I cap plus 4 v naught j cap, 3 v naught I cap plus 4 v naught j cap। अब ये क्वेश्चन में आपको डेटा के साथ दिया जा सकता है, ठीक है क्या, इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड, मास इज 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, समझ रहे हो। देन फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 1, velocity of mass m, velocity of mass m, और सेकंड क्वेश्चन लिखिए, the kinetic energy developed in the system, the kinetic energy developed in the system, kinetic energy developed in the system। हाँ, तो अब इधर देखिए, सबसे पहले थॉट कैसे शुरू होगा। इस चैप्टर के पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखते थे आपको, अभी दिख रहे हैं आपको, ये एक्सप्लोड कर गया। पहले बताइए, इन तीनों को एक सिस्टम मानो, इस पे कोई फोर्स है क्या एक्सटर्नल, मैंने ग्रेविटी फ्री कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है। ग्रेविटी भी अगर होता सपोज,
तो जमीन पे पड़ा होता, एन और mg बैलेंस कर रहे होते, और हम अगर मान लो XY प्लेन में चलने की बात कर रहे हैं तो सरफेस स्मूथ भी दे दिया होता। अब मुझे बताइए एक्सप्लोजन से पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? 0। हालांकि वो आप नहीं भी सोचोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं आप में एक हैबिट डेवलप करना चाहता हूं कि यूसीएम को थोड़ा सा बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है या नहीं। कितने लोगों को दिख रहा है कि इस एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस ही हैं, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है? आपस में लगेगा M2 M3M आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा के यूं फट जाएंगे, यस और नो? तो इसका मतलब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम पता है कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसका VCM सेम रहेगा। मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन में इफ लगाया था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो ACM 0 होता है। ACM 0 होना VCM कांस्टेंट को इंप्लाई करता है। VCM कांस्टेंट होना ये बताता है कि टोटल मास इनटू VCM से जो मोमेंटम लिखते थे वो भी। और मैंने आपको कई बार बोला था कि हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपना मोमेंटम बदल ले, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम, जैसे 3m की बात करें तो वो रुका हुआ था पहले, 6m के साथ था, m भी उसके साथ था। तो इनिशियल सबके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, लेकिन सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज। ये हमें पता चल रहा है VCM सेम से, और VCM सेम रहना वो बताता है एक्सटर्नल फोर्स। तो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हैबिट डेवलप करो कि ऑलवेज वी विल चेक व्हाट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना ये इंप्लाई करता है कि ACM 0 होना ये इंप्लाई करता है कि VCM कांस्टेंट होना ये इंप्लाई करता है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। और आप ये भी कह सकते हो कि इफ इट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, and if it is moving then it will keeps moving with the same velocity. Okay, तो 3 पार्टिकल है, then conservation of linear momentum, conservation of linear momentum. Okay, conservation of linear momentum। तो मेरे पास कितना होगा? P initial equals to, याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करोगे तो प्लस माइनस लेके चलते हैं हम लोग, और पूरा इक्वेशन अगर वेक्टर में चलाना है तो वेक्टर में चलते हैं। तो मुझे बताइए 6m की वेलोसिटी 0 है, तो 6m मास है लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0। फाइनल मोमेंटम कितना है? 2m का, एक मिनट, मोमेंटम ऑफ m प्लस मोमेंटम ऑफ 2m प्लस मोमेंटम ऑफ 3m, यही लिखे ना, एक स्टेप और लिख देते हैं। तो इधर तो है 0, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ m? वी हैव टू एस्टिमेट। तो हमने कहा इसका मास m और वेलोसिटी कुछ v है, नहीं मालूम आपको, लेकिन 2m का मास आपको पता है 2m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3v0 i कैप प्लस 4v0 j कैप प्लस 3m मास 3m, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? v0 i कैप, ये लीजिए। तो ये v अननोन एस्टिमेट हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी दिस? m से m कैंसिल आउट करिए तो आपके पास v वेक्टर प्लस ये आएगा 6v0 i प्लस 3v0 i, दैट इज 9v0 i कैप। क्या कहते हो? प्लस 8v0 j कैप, दैट इज इक्वल्स टू, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ योर थर्ड फ्रेगमेंट इज माइनस ऑफ 9v0 i कैप प्लस 8v0 j कैप। इतना समझ में आया क्या? तो ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी आ गई? m की वेलोसिटी आ गई, और ये वेलोसिटी इस तरह से आई कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। तो अगर पहले 0 था तो 0 ही है, और कंजर्व था तो कंजर्व ही है, यस और नो? तो मेरे पास ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है ना। अब मुझे बताइए इस सिस्टम में मैंने आपसे एक और चीज पूछा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी डेवलप। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इंटरनल फोर्सेस ही थे ना इसमें। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां इंटरनल फोर्सेस थे सिर्फ। क्या इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम चेंज कर सकते हैं सिस्टम का? लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बदल दी इन्होंने, देख लो, इनिशियली रुका हुआ था, अभी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है यहाँ पे? अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो आपको दिख रहा है कि इट हैज बीन डेवलप्ड,
लेकिन अगर हम ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी कहीं से कंट्रीब्यूट हुई होगी, कहीं से, और कहां से हुई है? जो बॉम्ब के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई हैं उसके थ्रू ये एनर्जी डेवलप हुआ है और एक्सप्लोजन के थ्रू वो एनर्जी इनको इम्पार्ट हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस सिस्टम में एनर्जी आई कहां से, क्योंकि पहले तो नहीं थी काइनेटिक एनर्जी, तो आई है जो बॉम्ब में जो अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई है उससे ये एनर्जी डेवलप होके आई है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एनर्जी कितनी आएगी इसमें। ओके, तो इसकी वेलोसिटी है -9v0 i कैप प्लस 8v0 j कैप। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एक बार फिर बता दीजिए एक्सटर्नल फोर्स कैसे जीरो हुआ। ये जो 6m है, मैंने कहा ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऐसे पड़ा हुआ है और कोई इसके आसपास नहीं है, कोई कांटेक्ट में नहीं है, कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा क्या? इसलिए हमने कहा कि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो फिर हम कंजर्व मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, कोई खास बात नहीं है वैसे, बट आपके लिए नया है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो किस तरह से कैलकुलेशन हुई है। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए बॉम्ब किसी v0 j कैप से चल रहा होता और फिर हम इसको एक्सप्लोड करा के 3 के बारे में बता के तीसरे का पूछ रहे होते तो कहां पर चेंजेस आता? ये जो आप देख रहे हो 6m की वेलोसिटी जीरो, ये जीरो नहीं होके उसकी वेलोसिटी, ये बोलो सीधा, cm मत बोलो, क्योंकि एक्चुअल में जो cm की ही वो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको पता है वो 6m एक साथ ही चल रहा है ना पूरा, तो उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चाहे 6m की वेलोसिटी। तो हम क्या है, इधर सुनो, हम बार बार m टोटल इंटू VCM नहीं लिख रहे हैं, हम तो सिस्टम में अगर अलग अलग, एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपसे पूछूं इस सिस्टम का, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर इसका VCM जीरो है या नहीं, क्योंकि मोमेंटम जीरो है, यस और नो, लेकिन आपने मोमेंटम पूरा लिख के उसको जीरो कर दिया। समझ में आई बात? मतलब आपका कहना सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि उसका UCM लिख देंगे, समझ रहे हो? लेकिन मान लीजिए 3 अलग अलग पार्टिकल होते ही है, तो 3 अलग अलग हुए तो मैंने VCM निकाला या डायरेक्ट क्या कर दिया, मोमेंटम कंजर्व कर दिया, बात ही खत्म। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। पहले तो सिस्टम की वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, हाँ इनिशियली वो सिस्टम रेस्ट पे था, हाँ इनिशियली इसको आप सिस्टम अगर बोल रहे हो तो ये एक अकेला है, तो इसकी वेलोसिटी का कोई मीनिंग भी है, ये रेस्ट पे है। हाँ आप बताइए, मैं इतनी देर से क्या बोल रहा था, आप पहले मुझे ये बताओ, क्या आ गया? अब अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि इसके पास वेलोसिटी कहां से है? मान लो तुम बॉम्ब फेंक के भागे, अब फटेगा बॉम्ब, तो आपने बाहर से उसको एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया ना, तो वेलोसिटी कहीं से थी, इसके बाद जो भी घटना होगी वो इंटरनल फोर्सेस से होगी, तो मोमेंटम कंजर्व है तो कंजर्व रहेगा। भाई इसमें कोई अजीब सी बात है कि बॉम्ब चल रहा हो, मान लो किसी ने फेंक दिया ऐसे, तो चल रहा है ना, तो चल रहा है, तो अगर उसके बाद मोमेंटम है और जब वो फटेगा तो मोमेंटम कंजर्व करना है आपको, यस और नो? तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी हैज बीन डेवलप्ड, इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड, डेफिनेटली याद रखना इस सिस्टम में बाहर से आई है एनर्जी। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल में 3 है ना, तो फाइनल में पहला m मास, इधर देखो m मास, हाफ m, इसका स्पीड कितना है, अंडर रूट ऑफ 9v0 का होल स्क्वायर प्लस 8v0 का होल स्क्वायर, क्या कहते हो, इसका भी होल स्क्वायर ना, ये आएगी ना स्पीड, तो यहाँ स्पीड होती है, कंसेप्ट छोड़ना नहीं है, तो 9v0 का होल स्क्वायर प्लस 8v0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट तो स्पीड है, इसका
स्क्वायर। तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई? m की। उसके बाद आपका 3m की स्पीड डायरेक्ट दिख रही है कितनी? v0। तो 3m की स्पीड अगर डायरेक्ट है तो प्लस 3m की काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m इंटू कितना? v0 का स्क्वायर प्लस अब दूसरा है हाफ 2m। एक मिनट, इसकी स्पीड डायरेक्ट देख लो या तो फिर, वरना ऐसे अंडर रूट करके लगा देंगे। इसकी स्पीड डायरेक्ट आ रही है 5v0 और अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो अंडर रूट ऑफ 3v0 का होल स्क्वायर प्लस 4v0 का होल स्क्वायर। इधर देखो तो ये क्या आएगा? हाँ, तो इसका स्क्वायर हो गया -0। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड इन द सिस्टम। ये किसी और फॉर्म से यहां पर आई है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आप इस कैलकुलेशन को कर लेंगे अपने आप? वेरी गुड, नोट करिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। देखिए, एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर P सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप यहां पे देखो, हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं और सिस्टम में कुछ इंटरनल फोर्सेस थे और उन्होंने क्या कर दिया, इन तीनों को अलग अलग काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। समझ रहे हो क्या? तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आ गई है, वो दिख रहा है आपके सामने है, लेकिन ये एनर्जी किसी एक्सटर्नल सिस्टम से आई है। डेफिनेटली एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा ये जो आप प्रोपोर्शनल वाली बात कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे एप्लीकेबल है, इस तरह से सिस्टम पर एप्लीकेबल नहीं है। चलें आगे, ये सॉल्व कर लोगे? 81 v0 स्क्वायर प्लस जो भी है 64 v0 स्क्वायर इधर आएगा, 5 v0 का होल स्क्वायर। आप अपना सॉल्व करते रहना। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथ के साथ। लिख लिया क्या सबने? जैसे आप लोग देखते हो जो प्रैक्टिकल आप लोग कहते हो ना, जैसे गन चलाते हैं तो झटका महसूस होता है पीछे की तरफ, होता है ना? तो अब आप उसको अगर सोचो तो आप गन को होल्ड करके चलाते हो क्या? तो आप गन को होल्ड करके चलाते हो, तो आप समझना गन एंड बुलेट एज ए सिस्टम लो, गन एंड बुलेट एज ए सिस्टम। तो आपने उसको बाहर से पकड़ रखा है, तो जब आप गन फायर करते हो तो बुलेट जाती है, समझ गए ना? तो क्या होता है कि जब बुलेट सिर्फ जा रही होती है तो आपको क्या दिखता है कि सिस्टम आगे बढ़ रहा है क्या? एक मिनट, बढ़ रहा है। गन रुका हुआ है, सुनो, गन रुका हुआ है और बुलेट आगे जा रही है, तो आपने बाहर से फोर्स देके, तो वो झटका जो आता है ना, तो आप क्या करते हो, हाथ से बाहर से फोर्स देते हो ताकि वो सिस्टम आगे जा सके। अच्छा, इसको ऐसे सोचते हैं, मान लो गन को आपने होल्ड नहीं किया और गन चल जाए, तो इनिशियली वो रेस्ट पर है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं है ना, मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल में रख के चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे रख के चला रहे हैं, हवा में नहीं फेंका है, ठीक है, फ्री है, ऑटोमेटिक गन है, मैंने कहीं से फायर कर दिया उसको, तो क्या होगा, बुलेट आगे जाएगा तो गन पीछे क्यों जा रही है? क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो गन पीछे जाना चाहेगी और बुलेट आगे जाना चाहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ऐसा होगा, यस और नो? अच्छा, जब आप चला रहे होते तो आप उसको होल्ड करके चलाते हो, तो होल्ड करके चलाते हो तो आपको पीछे की तरफ ऐसा नहीं लगता कि वो पीछे जाना चाह रहा है, तो आप उसको रोक के रखते हो, यानी आपने फोर्स किधर दिया? आगे की तरफ। तो वो जो फोर्स है ना, उसी से वो क्या डेवलप हुआ है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। पहले बुलेट प्लस गन रेस्ट पे थी, अब बुलेट फायर हो गई, तो बुलेट इज गोइंग विद वेलोसिटी v। कितने लोगों को दिख रहा है कि सिस्टम ने मोमेंटम गेन कर लिया? गन रुकी हुई है, बुलेट, तो क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए? तो आपने होल्ड किया हुआ है ना उसको, वहां से क्या आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप उसको छोड़ दो तो गन पीछे भाग जाएगी, तो आपने जबरदस्ती उसको पकड़ रखा है। तो आपको फोर्स महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि उतना मोमेंटम डेवलप करने के लिए आपको होल्ड
करना पड़ेगा, तब बुलेट इतनी तेजी से आगे जाएगी। बात समझ गए क्या? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप देख रहे हो कि अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बात मत करना बिल्कुल है, बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, फिजिक्स की जान है एक तरह से। देखिए हमारे पास एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, ट्रॉली का मास है 49 m, इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। द सिस्टम, अभी तो देखना, सिस्टम इज एट रेस्ट। इसको कहने का क्या सेंस है पता है? कि इसमें जो भी है सब रुके हुए हैं। सिस्टम इज एट रेस्ट कहने का मतलब जो भी है वो सब रुके हुए हैं। अच्छा, ये जो सरफेस है ना, ये आप मान लो रेल रोड है, रेल्स हैं, तो मैं मान रहा हूं कि ये गिवन है कि ये रेल्स जो है वो स्मूथ है, या ये जो भी ट्रैक है वो स्मूथ है। ठीक है, इनिशियली सिस्टम किस पर है? रेस्ट पर है। डायग्राम बनाओ फिर क्वेश्चन लिखिए। ओके, सिस्टम इज एट रेस्ट, क्वेश्चन लिखिए। फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं? तो देखो ये जो पर्सन है और ये आपके पास 49 m की ट्रॉली या जो भी है उस पर ये स्टैंडिंग है, सिस्टम रुका हुआ है। लिखो, पर्सन जंप्स हॉरिजॉन्टली, पर्सन जंप्स हॉरिजॉन्टली, इस तरफ जंप किया, मैंने दिखा दिया डायग्राम में। पर्सन जंप्स हॉरिजॉन्टली, then find out the velocity of trolley, then find out the velocity of trolley just after jump if case first, if person jumps with u naught velocity, person jumps with u naught velocity, okay। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, person jumps with u naught relative velocity, person jumps with u naught relative velocity with respect to trolley, देखिए वो जो मैंने बताया था ना गन वाली बात, तो वो जो पीछे गन जाता है ना उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉइल करना। क्या बोलते हैं? तो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि उसको रिकॉइल करना कहते हैं, यस और नो? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे मेन चीज है लैंग्वेज भी पकड़नी होती है, क्वेश्चन लैंग्वेज भी आपको सिखाएगा। इसमें दो बातें कही गई है, पर्सन हॉरिजॉन्टली जंप करा दिया, लेकिन क्वेश्चन 1 कह रहा है पर्सन जंप्स हॉरिजॉन्टली विद यू नॉट, और दूसरे बार कह रहा है जंप्स हॉरिजॉन्टली यू नॉट रिलेटिव टू ट्रॉली। क्या इन दोनों का मतलब अलग है? क्योंकि पहली बार जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली जंप करा दूंगा तब तो वो सीधा ग्राउंड फ्रेम में हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन दूसरे बारी में क्या होगा कि जब वो जंप करके बाहर निकल जाएगा तो उस समय पर क्या होगा? ट्रॉली से देखने पर उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? यू नॉट। तो इसमें दोनों पार्ट में डिफरेंस है, यस और नो? तो दोनों पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास ट्रॉली है, इधर देखो, आपको इनिशियल सिचुएशन बनानी है। इस ट्रॉली पर ये पर्सन
खड़ा हुआ है एंड द सिस्टम इज एट रेस्ट। तो इनिशियली रुका हुआ है ना सिस्टम, इसको हॉरिजॉन्टली जंप करा देते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रॉली पीछे जाएगी, है ना? फील तो तुम लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। ये लॉजिक क्या है? कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है। तो अगर ये आगे गया तो उसको पीछे जाना पड़ेगा, तभी वो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा। लेकिन तुम लोगों ने अभी तक एक्सटर्नल फोर्स और ये सब कुछ चेक नहीं किया। पहले क्या चेक करना है? जो मैं सिखा रहा हूं उसका ध्यान रखना। तो देखो ये जंप कर गया, इधर देखिए। जंप करने के बाद आपको मैंने दिया कि इसकी वेलोसिटी u0 है, तो याद रखना जो केस फर्स्ट है वो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी को बता रहा है। तो ठीक है, अगर फील ही आ रही है तो चलो फील से मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v इस तरफ। ठीक है, v ट्रॉली की हो गई। कितना मास है इसका? 49 m, और इसका m, तो 49 m। ओके, तो जंप करने के उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ होगा पर्सन के। किस पे? नहीं नहीं नहीं, कोई स्यूडो फोर्स तो ग्राउंड से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो स्यूडो फोर्स की बात तो अपन बात ही नहीं करें, ग्राउंड से वो एग्जिस्ट। मैं आपको बता रहा हूं ना वो जंप में क्या हुआ है। जैसे वो जंप किया है ना, तो उसने पैर से ट्रॉली को पीछे धक्का मारा है, तो ट्रॉली ने उसको धक्का दिया है, तो वो उस फ्रिक्शन की वजह से आगे जा रहा है। इवन इसका जो जंपिंग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जंप करते वक्त पता है वो ऐसे पैर यूं करके यूं उछलेगा। समझ में आ रहा है? तो उसका पैर उसके ऊपर पड़ा रहेगा लेकिन शरीर चल रहा होगा। समझ गए? तो वो उसको धक्का देते देते अपने आप को मैनेज करके जब बाहर निकल जाएगा, तो ये फाइनल मोमेंट पर वेलोसिटी है। किस मोमेंट पे? फाइनली। अब वो u0 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इतना समझ में आया? तो मुझे बताइए इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स चेक करो, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेक करो। mg 49 mg, और जमीन से नॉर्मल, पैर के बीच में जो नॉर्मल फ्रिक्शन है वो इंटरनल है। ओके, तो अब मेरे पास जो सिचुएशन है उसमें मुझे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स, वर्टिकल में लेकिन है। इवन ये ट्रॉली से कूद के नीचे गिर रहा होगा ना, नीचे की तरफ जा रहा होगा। मान लो ट्रॉली की कुछ हाइट है तो ये जंप लगा के नीचे जा रहा होगा, तो आप देखोगे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स वर्टिकली डाउन हो जाएगा, है ना? बट हम तो क्या कह रहे हैं, इसको जंप करा के और हॉरिजॉन्टली जंप करा दिया, इसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे गिराएगी, तोड़ेगी, क्या करेगी हमें नहीं पता। हमें तो जंप करने के बाद किसकी वेलोसिटी चाहिए? ट्रॉली की। तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स बताओ। हॉरिजॉन्टल में एक कौन सा फोर्स आ सकता था? फ्रिक्शन, वो भी अवेलेबल। तो हॉरिजॉन्टल में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा ढूंढने से, यानी हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना, हॉरिजॉन्टल में इसका मोमेंटम कंजर्व करवाएगा। यस और नो? तो याद रखना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समेशन एफ एक्सटर्नल। इधर देखो, आपको पता ही है वेक्टर इक्वेशन है, तो जिस डायरेक्शन में कहानी वैलिड हो जाएगी उस डायरेक्शन का मोमेंटम हम कंजर्व कर देंगे। तो समेशन एफ एक्सटर्नल इज 0, तो एसीएम 0 होगा। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके अंदर हैबिट डेवलप करना चाह रहा हूं बस। तो इसका मतलब वीसीएम, और वीसीएम कांस्टेंट होना ये बताता है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 50 m मास है और वेलोसिटी 0 है, यानी इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने जैसे एज्यूम किया है तो एक डायरेक्शन प्लस मानो। कितना आएगा इसका मास? m है क्या? तो दैट इज m इंटू u0 माइनस 49 m v। देन व्हाट इज v? u0 बाय 49। इस वेलोसिटी से कौन पीछे जाएगा? ट्रॉली पीछे चली जाएगी। समझ गए? ट्रॉली इस तरफ पीछे चली जाएगी, ये आगे चला जाएगा u0 से, और ये सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व ही है। यस और नो? कितने लोगों को दिखा सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई? कहां से आई? वो जो पर्सन जंप कर रहा है ना, उसके मसल्स के थ्रू ये एनर्जी आएगी। तो जब वो कूदेगा उसको पसीना आएगा थोड़ी देर, उसकी एनर्जी बर्न होगी सिस्टम की। वो एनर्जी किधर जाएगी? इस तरफ जाएगी। बात समझे कि नहीं?
पॉजिटिव आ गया मतलब जिधर माना है उधर ही आएगा। अभी तक ये बात समझते हो क्या फिजिक्स में? किसी चीज को आपने वेक्टर को किसी डायरेक्शन में माना है, अगर वो वैल्यू प्लस आ जाए तो वो उधर ही है, और माइनस आ जाए तो मैंने इसको किधर माना था? पीछे, तो ये पीछे ही है, ये बता रहा है प्लस। हाँ, और एक और डाउट। अरे इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा है, ये मतलब जिस भी स्टेट में दिखेगा, पर 3 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद रेशो यही रहेगा से मतलब हॉरिजॉन्टल में यही रहेगा। वर्टिकल में हो सकता है वो नीचे गिरेगा, कुछ वेलोसिटी वगैरह गेन कर जाएगा, हो सकता है आदमी प्रोजेक्टाइल जैसा बन जाए, है ना। मान लो कार बहुत ऊंची हो और ऊपर से कूद जाए, तो वो सब सारी कहानी। लेकिन हॉरिजॉन्टल में, किसमें? हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हो सकता है वर्टिकल में कुछ सिचुएशंस बदलने लग जाएं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। हाँ, हुआ है ना, तो वेलोसिटी ऐसे ही आ गई क्या? बिना एक्सलेट हुए आ गई क्या? वो ऐसे एक्सलेट हुआ है उस दौरान, जैसे वो ऐसे जंप किया ना, पैर से उस पे फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो उससे वो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होकर गया है। सब हुआ है, लेकिन याद रखना उस फ्रिक्शन, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बेचारा एक्सेलरेट। ये तो मैं पहले दिन से बता रहा हूं, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर हो सकता है, लेकिन टोटल का एसीएम 0 भी आ सकता है, क्योंकि सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यही तो खास बात है इसकी। यस और नो? तो अब मैं इसकी सेकंड जंपिंग करा रहा हूं, तो इसका सेकंड पार्ट ये नोट कर लिया हो तो सेकंड पार्ट देखिए। मसल्स के थ्रू, जो अगर आप कूदोगे ना वहां से, आपकी एनर्जी लगेगी, आपकी इंटरनल एनर्जी लगेगी, हाँ, उससे आएगी। क्योंकि अगर इसका पैर इस पे लगा हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि इसका पैर स्लिप नहीं कर रहा है, तो कितने लोग ये समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है? और स्टैटिक फ्रिक्शन इंडिविजुअल बॉडी पे वर्क कर सकता है, लेकिन सिस्टम पे वर्क, तो यानी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी देने वाला कोई तो है, तो वो एनर्जी जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो किसी और फॉर्म से आई है और इस सिस्टम में आ गई है वो एनर्जी। मैं मिटा दूं इसको? नाउ सेकंड पार्ट, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लैंग्वेज देखना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना वापस। द सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? यू नॉट इज हॉरिजॉन्टल बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड फ्रेम में कुछ डिफरेंट होगा। चलो एक बार मैं डायरेक्ट लिख के देखता हूं कितने लोग समझ पा रहे हैं। देखो ये मेरे पास इधर जंप किया, ओके। फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे पता है इसकी जो राइट हैंड साइड में जंपिंग के बाद वेलोसिटी है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी यू नॉट है, तो मैंने उसको यू रिलेटिव लिख दिया, और ये वैल्यू किसके बराबर है? यू नॉट। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ये यू नॉट है, इसके बाद आपका स्टेप है, आप किसको एज्यूम करोगे? ट्रॉली की। कोई जरूरी नहीं है कि आप पीछे ही माने, आप आगे भी अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा। मानू क्या मैं आगे? अपने आप वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। चलो मैंने मान लिया, इसका मास 49 m है ना, आप लोग कह रहे हो तो मैंने मान लिया कि आ जाएगा अपने आप, उसमें क्या, मैंने मान लिया आगे, जबकि आपको फील आ रही कि फिर भी मान लिया आगे। तो मुझे बताइए इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी यू नॉट है, ना कि ग्राउंड फ्रेम में। तो पहली बात तो ये ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी है ही नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ऐसा करो, आप अगर डायरेक्ट बात करो तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में यू नॉट प्लस वी है, यू नॉट प्लस वी। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है रिलेटिव यू नॉट है, तो आपको पता है इसके रिलेटिव वेलोसिटी पता है, तो ग्राउंड फ्रेम में आते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी का वेक्टर ऐड करते हैं क्या? ध्यान से समझना, जब रिलेटिव में जाते हैं तो रिवर्स करके जोड़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी की वेलोसिटी को माइनस करना, पर रिलेटिव से जब वापस ग्राउंड पे उतरेंगे तो ऐड करते हुए आएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं? ठीक है। कुछ लोग कह रहे कि सर अगर डायरेक्ट नहीं लिखते हो तो मैं इस सिस्टम को अलग से बना रहा हूं वापस।
याद रखना, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी थी इसलिए मेरा काम नहीं चला, तो मैंने क्या किया कि ठीक है यार अलग से मान लेते हैं, ये v है, लो ये पर्सन को जंप करा देते हैं, इसकी वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं। क्या मान ले? v1। अब तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों ग्राउंड से हैं, ये भी कहां से, ये भी कहां से, लेकिन गिवन ये है नहीं, आपको गिवन है रिलेटिव वेलोसिटी। तो बताइए इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी, नहीं इसके फ्रेम में कितनी, तो v1 माइनस v इक्वल्स टू v1 माइनस v इक्वल्स टू u नॉट या u। मैं एक बार u रिलेटिव हाईलाइट करके रख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे ये क्या चीज है, यस और नो। तो कोई स्टूडेंट अगर डायरेक्ट ये बात समझ पा रहा था कि सर इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ u नॉट प्लस v होगी या u रिलेटिव प्लस v होगी, तो ये कहां से थी, ग्राउंड से। किसी को डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो मैंने दोनों को मान लिया ग्राउंड से, फिर मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी v1 आगे की तरफ है और इसके रेस्पेक्ट में v1 माइनस v, वो u रिलेटिव के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू u नॉट। मैं u रिलेटिव बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको दिमाग में रहे कि इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, यस और नो। चलिए तो अब मुझे बताइए इनिशियल सिचुएशन एंड फाइनल सिचुएशन ये है, चाहे इसको बोल दो चाहे, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई नया वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करने की जरूरत, और यहां हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। तो सिस्टम का मोमेंटम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का मोमेंटम v इनिशियल इक्वल्स टू v फाइनल। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बताइए। स्मॉल m राइट साइड में v1, इधर देखो बहुत भागने की जरूरत नहीं है, स्मॉल m v1 प्लस 49m v, प्लस क्यों, क्योंकि दोनों को सेम डायरेक्शन में माना है हमने, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, देखना अभी ये पीछे जाएगा, देखो। तो एक रिलेशन तो ये है, तो ये सिस्टम जीरो हो गया, और दूसरी चीज क्या गिवन है, v1 माइनस v इक्वल्स टू u रिलेटिव, बाद में इसको u नॉट रख देंगे। तो बताइए इस v1 को यहां सब्स्टिट्यूट करें तो 0 इक्वल्स टू स्मॉल m u रिलेटिव प्लस v इक्वल्स टू प्लस 49m v, क्या कहते हो, एंड दिस आंसर वुड बी v इक्वल्स टू माइनस ऑफ u रिलेटिव बाय 50, यस और नो, और u रिलेटिव इज u नॉट माइनस u नॉट बाय 50। अरे समझ में आया क्या, अपने आप माइनस आ गया, एक मिनट, अपने आप माइनस आ गया, तो ये पीछे गया है। अच्छा अगर आपसे मैं पूछ लूं कि इस समय पर आपका पर्सन किस वेलोसिटी से गया है, तो पर्सन की वेलोसिटी v1 है, एंड व्हाट इज v1, u नॉट प्लस v। तो अगर हम पर्सन की वेलोसिटी देखें, अगर हम पर्सन की वेलोसिटी देखें तो पर्सन की वेलोसिटी है आगे की तरफ u रिलेटिव प्लस v, और आप चाहो तो u रिलेटिव को क्या लिखोगे, u नॉट, और प्लस v इज, v कितना आया, बोलो बोलो कुछ, माइनस u नॉट बाय 50। ये आपकी किसकी वेलोसिटी है, पर्सन की, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या दोनों बात का मीनिंग अलग है, ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कहां पे, यहां पे नहीं, ये u रिलेटिव जो है ना, ये रिलेटिव ही है, तो यहां जो ग्राउंड की वैल्यू है वो u रिलेटिव प्लस v। देखो कंफ्यूज मत हो, दोनों चीज को मिलाओ मत, ये रिलेटिव में है, ग्राउंड पे उतरोगे तो इसको ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो वो ग्राउंड पे। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये देखो ये दोनों ग्राउंड पे लिखे हुए हैं और इक्वेशंस मैंने लिख दिए हैं, यस और नो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्रॉली रुकी हुई थी। अच्छा मान लो ट्रॉली चल रही होती तो क्या चेंजेस आता, जो इनिशियल मोमेंटम आप लिख रहे हो वो जीरो नहीं होता, उसके करस्पॉन्डिंग चलता। नहीं करना है, ग्राउंड से ही करना है। किसके फ्रेम में जाना चाह रहे हो, कार्ड का फ्रेम एक्सीलरेटेड फ्रेम है और उसका एक्सीलरेशन भी आपको नहीं पता है, उसका एक्सीलरेशन भी
नहीं पता है। देखो थॉट लेना बुरी बात नहीं है, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप बार बार इधर उधर के फ्रेम में मत घुसने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम एक्सीलेटेड है, अगर आप ट्रॉली पे बैठोगे वो एक्सीलेटेड है, इवन आपको उसका एक्सीलेशन भी मालूम नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन पता नहीं वेरिएबल है क्या है। हाँ वही वही तो कह रहा हूं, बोल रहा हूं ना, इनर्शियल नहीं है वो फ्रेम, एक्सीलेटेड फ्रेम। क्या नॉन रहे तो टाइमिंग नहीं पता है आपको, कितने टाइम में कूद गया, टाइमिंग भी तो चाहिए होती है ना। एक्सीलेशन से कुछ बात करने, एक मिनट एक एक को जवाब देने दो। अगर आप टाइमिंग से बात कर रहे हैं, एक्सीलेशन से बात करें, तो टाइमिंग दीजिए मुझे, आपको टाइमिंग ही नहीं पता है क्या है, तो क्या ये क्वेश्चन छोड़ दें हम वहीं पे? नहीं, ये क्वेश्चन इस प्रोसीजर से आगे बढ़ेगा। आप पूछिए। और पहले केस में कैसे था? कौन? ट्रॉली नहीं है ना एक्सीलेटेड, ट्रॉली इनिशियली इज एट रेस्ट। एक मिनट, ट्रॉली प्लस पर्सन सिस्टम की बात कर रहा हूं, नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ट्रॉली। ट्रॉली प्लस पर्सन, अब बताओ एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व। ट्रॉली एक्सीलरेटेड फ्रेम है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड नहीं है। चले आगे। हाँ, तुम उतना दूर क्यों बैठे हो पहले तो ये बताओ। चलो बताओ कैसे कूदता मतलब। हाँ देखो, इसने एक डाउट पूछा है कि ये, एक मिनट इधर सुनो, क्वेश्चन को सुना करो। उसने बोला सर ये ट्रॉली रुकी हुई है, वो ऊपर ही कूद गया। तो एक मिनट, अगर वो ऊपर ही जंप करता है और आप ये मुझे, एक मिनट, आप मुझे ये इंश्योर करते हो कि पर्सन ने कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गेन नहीं की है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में ट्रॉली मूव नहीं करेगी। फिर से ट्रॉली पे आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए। लेकिन अगर जंप, इधर सुनो, जंप करते वक्त इधर सुनो एक मिनट, मान लो वो ऐसे जंप करे कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और बाय चांस वापस फिर किस पे गिर जाए आके, मान लो ट्रॉली बड़ी है, इधर से उछल के वहां ट्रॉली पे गिर जाए वापस, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जैसे वो जंप करेगा ट्रॉली भागेगी, वो इधर भागेगा, लेकिन जैसे ही दोनों मिलेंगे फिर हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो दोनों एक साथ होते ही फिर तो वेलोसिटी 0 आएगी। यस और नो? तो अगर ये सिस्टम से डिटैच, जब तक डिटैच नहीं होगा तब तक इनके पास इंडिविजुअल वेलोसिटीज सिस्टम के साथ कंबाइंड होते ही, इधर सुनो, जैसे सिस्टम के साथ, एक मिनट सुन लो, कंबाइंड होने का मतलब रिलेटिवली रेस्ट पे आ जाना। क्या हुआ? उधर ही मान ली मैंने, इसलिए मानी कि अगर आप मान भी लेते हो तो अपने आप आएगा नेगेटिव। क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन किधर है? मोमेंटम कंजर्वेशन अपने आप हैंडल कर लेगा उन चीजों को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। चलिए, एक शीट में क्वेश्चन आएगा, हालांकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। इधर देखो, बात नहीं, इसमें 2 आदमी खड़े हैं, एक उधर कूदेगा एक इधर कूदेगा, समझ गए? अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एक साथ भी कूद सकते हैं और अलग अलग भी कूद सकते हैं। तो क्या करना है, जैसे एक साथ कूद गए तो एक चला गया, तो एक के कूदने के बाद पूरा सिस्टम किसी तरह से मूव कर रहा होगा। यस और नो? तो जब पहला जंप कर जाएगा ना, तो ट्रॉली प्लस एक आदमी एक साथ रहेंगे, तो उसका कोई वेलोसिटी गेन हो चुका होगा। तो फिर जब दूसरा वाला कूदेगा तो फिर ट्रॉली और उस पर्सन के पास इनिशियल मोमेंटम है। अगर आप उस आदमी को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ तो भी ये ट्रॉली और ये आदमी की वेलोसिटी है कुछ। अब जो दूसरी जंपिंग होगी तो अब उस आदमी को अगर इंक्लूड नहीं करना चाहते आप जो कूद गया, तो इन दोनों के पास कोई वेलोसिटी है इनिशियल और उससे जंपिंग होगी, तो अगेन वेलोसिटी गेन करेगा। समझ गए? तो आप लोग पहले खुद ट्राई करेंगे, तब मैं उसको आगे रिवील करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या चीज? हाँ, अगर एक साथ कूदे, अब आप सोचना उसमें, एक मिनट, मैंने बताया शीट में क्वेश्चन है, एक साथ भी कूद रहे हैं अलग अलग भी कूद रहे हैं, देखो करके, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा क्या होता है। जल्दी नोट करो।
मैंने इधर सुनो, मैंने ये हिंट दिया कि एक ट्रॉली पे दो लोग खड़े हैं, ठीक है, एक कूद गया, अभी पहला रुका हुआ है, ट्रॉली के साथ ही है। तो अभी आपके लिए दो चीजें हैं, एक ट्रॉली प्लस पर्सन बी और एक पर्सन ए। पर्सन ए जंप कर गया तो ट्रॉली प्लस पर्सन बी की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों एक साथ हैं। यस और नो? अब पर्सन बी और ट्रॉली ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, अब मान लीजिए पर्सन बी जंप कर रहा है तो वो क्या करेगा? तो उस सिस्टम को ही अगर हम देखें, इस पर्सन को भूल भी जाएं तो वो सिस्टम तो किस पर है? किसी वेलोसिटी पर है, तो इट हैव सम वेलोसिटी। तो आपको ये जो इनिशियल वाली सिस्टम देख रहे हो, इनिशियल, यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ इनिशियल मोमेंटम 0 है, वहां पे 0 नहीं होगा, ठीक है? हाँ, वो कैसे भी हो सकते हैं भाई, तो क्वेश्चन को देखना ना। अब मैं सारे हिंट क्यों दूंगा? अभी पहले करो, दिमाग लगाओ, फिर बात करेंगे उस पर। अरे टाइम वेस्ट मत करो, अपने पास 10 मिनट है, अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं। चलो फिर ट्रॉली से जंप ही करवा देते हैं, करवा दें? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये एक पर्सन है, अरे बात नहीं, एक स्टूडेंट है, उसका मास, स्टूडेंट का मास 48 m है और उसके mm मास के शूज हैं, ओके, और वो हाथों में है। देखो तुम लोग ध्यान दो क्वेश्चन पे, तुम लोग जूतों पे ध्यान दे रहे हो। तो देखिए, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, ओके, एंड द सरफेस इज स्मूथ, ओके। बात नहीं, हाँ, पहले लिख लो, क्वेश्चन को समझो पहले। एक पर्सन है, उसके हाथों में उसके शूज हैं, है ना, और वो स्टैंडिंग है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब वो शूज फेंकेगा हॉरिजॉन्टल में, तो लिखो लिखो इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, initially the system is at rest, okay। लिखो the boy throws the shoes, the boy throws the shoes with relative velocity, with relative velocity, with relative velocity। चलो हम लोग उसको सिंबल भी यही दे देते हैं, अलग से सिंबल नहीं दे रहे। विद रिलेटिव वेलोसिटी यू रिलेटिव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है। वो कैसे फेंकता है? राइट डायरेक्शन में फेंकता है, ठीक है। तो लिखो देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉय, then find out the velocity of boy after throwing both the shoes, after throwing both the shoes if, case first, case first, he throws the shoes one by one। वो एक ही तरफ फेंक रहा है ना, राइट डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, राइट में फेंकना, उसको ऐसे फेंकना है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इफ ही थ्रोज द शूज वन बाय वन, पहले एक फेंका फिर दूसरा फेंका, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ बोथ द शूज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, if both the shoes
आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, तो 1 by 1 वाली सिचुएशन, एक तो इस क्वेश्चन में आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ऐसे फेंक दिया, दोनों फेंक दिया, तो दोनों का मीनिंग अलग है। एक बार एक ऐसे फेंका, फिर एक बाद में फेंका, उसका मीनिंग अलग है, समझ रहे हो, और अलग अलग भी। अच्छा इधर देखिए, सुनो, पहली बात इसमें फोकस करने वाली चीज है कि उसने ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी नहीं दी है शूज की। किस फ्रेम में? रिलेटिव टू हिम, यानी जब वो फेंक देगा तो वो रिलेटिव में कैसे जाता हुआ दिखेगा, दैट इज यू रिलेटिव। मैंने रिलेटिव सिंबल इसलिए लिख दिया ताकि ध्यान रहे कि ये रिलेटिव है। क्वेश्चन आपसे कहेगा यू नॉट रिलेटिव से फेंका है, तो आपको यू नॉट ग्राउंड फ्रेम में लगेगा बार बार, लेकिन वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं है। तो ठीक है, फेंक देते हैं पहला शूज। इधर देखो, फर्स्ट शूज फेंक देते हैं, तो इसने पहला शूज फेंका। एक मिनट, एक हाथ में ही है, दूसरा फेंक दिया। इसने हॉरिजॉन्टली फेंका, सबको दिख रहा होगा कि ये पीछे जाएगा, यस और नो? किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको? पीछे। तो पीछे मानू या आगे, जैसे भी मान लो। ओके, एक मिनट, इसको पीछे मान लिया मैंने, ध्यान से समझना, पीछे मान, पिछले बार आगे माना था, तो चेंज करवा रहे हो आप लोग ही। तो मैंने कहा कि ये पीछे गया V1 से, ये आगे गया V2 से। ध्यान देना, दोनों को कहां से मान रहा हूं? ग्राउंड से। तो मेरे पास इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है फेंकने के बाद? तो बताइए कितनी वेलोसिटी है? V2। एक मिनट, तुम लोग रिलेटिव नहीं निकाल पाए। ये पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी। एक मिनट, व्हाट इज, अरे एक मिनट रुक जाओ, व्हाट इज द प्रोसीजर कि ये इधर राइट में है? देखो अभी क्वेश्चन रह जाएगा, वरना ध्यान से सुनो। ये आगे है और ये पीछे है, इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे, इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके जोड़ेंगे, तो रिवर्स करके जोड़ने पे V2 इक्वल टू यू रिलेटिव। अब है ना, कोई रोकना मत है ना, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा क्वेश्चन में। तो मेरे पास क्या सरफेस स्मूथ है? वर्टिकल में mg वगैरह है, नॉर्मल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्मूथ होने की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पी सिस्टम कंजर्व, क्या अप्लाई कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम इसका 48 m था ना, और ये m, तो फाइनल मोमेंटम में ये दोनों एक साथ हैं अभी, तो कितना लिखूं? 48 प्लस m, दोनों एक साथ है ना, इंटू V1। एक मिनट ध्यान देना, ये पीछे है, इसको प्लस लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट रुक जाओ, क्यों कर लेते हैं, इसको कर दिया प्लस, तो इसको माइनस कर दो, माइनस ऑफ m V2। एक मिनट, पहले इतना देखो, m V2 हो गया है ना, कितना आएगा आपके पास रिलेशन? 49 V1 इक्वल्स टू V2, है ना। अच्छा एक मिनट, आपको किसकी वेलोसिटी चाहिए, शूज की या पर्सन की? तो हम ऐसा करते हैं, ये दोनों शूज और वो जो एक साथ कॉम्बिनेशन है, एक साथ कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उनको आगे यूज कर लेते हैं, उनको आगे दूसरा थ्रोइंग में लगा देंगे, और वो पहला वाला किससे गया मुझे मतलब नहीं है। तो मुझे बताइए, यहां से मैं ऐसा करता हूं, निकाल लेता हूं V1, तो उसके लिए V2 सब्स्टिट्यूट कर दूं। हाउ मच इज V2? तो V2 इज योर U रिलेटिव माइनस V1, तो 49 V1 इक्वल्स टू U रिलेटिव माइनस V1। ये नई भाषा आई है आज का। एक मिनट इधर देखो, पहले फोकस नहीं हटे, मैं 2 मिनट में कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसने थ्रो कर दिया एक, अगर आपको चाहिए तो यहां से V2 निकालिए, दूसरे इसका भी आ गया वेलोसिटी, यस और नो? ठीक है, अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड हो तो आप निकाल लो, पूछा है तो निकाल लो, वरना मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं आगे के सिस्टम को देखने के लिए
मैं सुनो, मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो V2 की जरूरत पड़ेगी, मैंने हटाओ इसको, हमें किसकी वेलोसिटी चाहिए, बॉय की चाहिए ना। तो बॉय और, तो इधर देखो 1 by 1 थ्रोइंग है, 1 by 1 थ्रोइंग है, तो क्या करें बताओ, इसको सिस्टम मान लेते हैं। इधर देखो, ये पर्सन विद हिज 1 शूज 48m एंड m, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है v1, और v1 की वैल्यू u रिलेटिव बाय 50, दैट इज इक्वल टू, सेकंड शूज को फेंको, खाली हो गए हाथ। 1 मिनट, ये इधर गया, ध्यान से समझो, है ना, जल्दीबाजी में मामला खराब हो जाता है। इसकी वेलोसिटी v3 बिल्कुल सेम मान रहा हूं, कितनी v3, इसको मान रहा हूं v4, है ना, ठीक नहीं रहा, 1 मिनट, v4 और ये v3, आपको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता है क्या, तो वन वैल्यू v3 प्लस v4 इज गिवन u रिलेटिव, अरे यस और नो, यही ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल। इधर ध्यान देना, उस शूज को लेके भी कंजर्व है, बट क्योंकि हम उसकी वेलोसिटी को नहीं देखना चाहते, उसको तो काटना ही है ना इनिशियल फाइनल में, और उसको भूल जाओ तो भी इस सिस्टम का भी तो कंजर्व है, ये सिस्टम जो नए तरह से चल रहा है इसका भी कंजर्व है, हाँ या ना। तो ऐसा करते हैं, किधर प्लस माने बताओ, इधर ही मान ले प्लस, उधर मास कितना है 49m इंटू u रिलेटिव बाई 50, दैट इज इक्वल टू, याद रखना उधर प्लस मान लिया, अब इसका मास है 48m, कितना 48m, कितना आएगा बताइए, 48m इंटू v4 माइनस m इंटू v3। अब मैं यही छोड़ रहा हूं, कैसे, क्या चाहिए v3 की v4, नहीं बॉय का चाहिए v4, ऐसा करो v3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इधर, हाउ मच, u रिलेटिव माइनस v4 एंड यू विल गेट द आंसर, वही दिया है, उसने बोला ही थ्रोज, तो हर बार वैसे ही थ्रो कर रहा है, उसके थ्रो करने की कैपेबिलिटी वही है, हाँ। आपको यहां पे क्या निकालना है v3, इधर देखो कि v4, तो u रिलेटिव माइनस v4 बना के v3 रख दो, v4 आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाओगे, और इसका सेकंड पार्ट में नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, ओके। होमवर्क फटाफट लाओ, कॉपी शीट, हाँ शीट दे दो मेरे को एक जल्दी से, टाइम हो गया, तुम लोग बेल लगने के बाद बिल्कुल, समझ में आया क्या अभी तक, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। एक्सरसाइज 1 मिनट, एक्सरसाइज 1 में जो लिख रहा हूं वही करना, क्वेश्चन नंबर 13, 14, अभी 15 मत करना, देन 16 से लेके, अरे जो मैं बोल रहा हूं वो देखो, 16 से लेके उसमें आगे के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इसके बाद आपको करना है अप टू क्वेश्चन नंबर 29, ये इसका मतलब क्या, अप टू 29 एंड देन 31, 32, मुझे पता है ना बाद में कोई 16, 29 करके आ जाएगा, तो कहेगा कि सर आपने तो, मुझे पता नहीं चला, बहुत मासूमियत से कहेगा वो, ओके। थैंक यू फॉर टुडे। परसों का होमवर्क, और ये सेकंड क्वेश्चन करके लाना है, और